Hello everyone, I am Indrajit. Welcome to our online coaching platform GPAT CAN, जहाँ पे हम करते हैं फार्मा रिलेटेड किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन, चाहे वो जीपैट का हो, चाहे नाइपर जेई का हो, चाहे सीयूटी पीजी का हो। हर एग्जाम के प्रिपरेशन हमारे ये कोचिंग प्लेटफॉर्म में होता है। तो आज मैं आई हूँ तुम लोग को फार्माकोलॉजी पढ़ाने के लिए। फार्माकोलॉजी के अंदर जो सबसे पहला यूनिट है और जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है वो है जनरल फार्माकोलॉजी। तो इधर हम जो पढ़ाएंगे तुम लोग को फार्माकोलॉजी, वो मैक्सिमम जो होगा वो जीपैट और नाइपर रिलेटेड ही होगा। और उसके साथ साथ जिसका भी सेमिस्टर है, सेमिस्टर में भी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीपैट और नाइपर में ही होगा, हमारा मेन फोकस रहेगा जीपैट और नाइपर में, लेकिन ये जो वीडियो है ये चाहे किसी भी बी फार्म का स्टूडेंट हो, चाहे डी फार्म का स्टूडेंट हो, उनका सेमिस्टर के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये जो जनरल फार्माकोलॉजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो जनरल फार्माकोलॉजी है ये जीपैट के सिलेबस में हो, चाहे किसी भी एग्जाम के सिलेबस में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीपैट के सिलेबस में फार्माकोलॉजी जो है ये सबसे ज्यादा परसेंटेज रखने वाला सब्जेक्ट है। जीपैट में जो 125 क्वेश्चन आता है उनमें से लगभग 30 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो फार्माकोलॉजी से रहता है। सिर्फ अकेला फार्माकोलॉजी से 30 से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। और उनमें से जनरल फार्माकोलॉजी से 7 to 8 क्वेश्चन रहता है। तो अब तुम लोग को समझ में आ गया है कि ये जो टॉपिक है जनरल फार्माकोलॉजी, ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअल में एक यूनिट है जनरल फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के अंदर। तो ये जो यूनिट है ये सबसे बढ़िया यूनिट है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है ये यूनिट, क्योंकि ये अगर नहीं समझोगे तो आगे जाके फार्माकोलॉजी का जितने भी सारे चैप्टर्स है, यूनिट है, वो तुम लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जनरल फार्माकोलॉजी को सबसे पहले पढ़ना चाहिए पूरे फार्माकोलॉजी में, फिर आगे का जो टॉपिक है वो देखना चाहिए। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर एक टॉपिक है जो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करने से पहले, मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को कुछ बताना चाहूंगा कि ये जो फार्माकोलॉजी है, ये जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी है, इसके बारे में थोड़ा मैं पहले बता दूं, फिर इसके बाद मैं जनरल फार्माकोलॉजी के बताऊंगा। फिर जाके मैं जो आज का टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। लास्ट तक देखना वीडियो। तो पहला जो आज का टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ फार्माकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक आएगा फार्मेसी का। फार्मास्यूटिक्स में भी तुमको ये टॉपिक जो है ये पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तुम लोग को ये जानना पड़ेगा टॉपिक पढ़ने से पहले कि ये जो फार्माकोलॉजी है ये सब्जेक्ट के बारे में। फार्माकोलॉजी क्या होता है, पहले हम लोग जानेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ये जो वर्ड है ना, ये जो फार्माकोलॉजी वर्ड है ये आया है टू ग्रीक वर्ड से। कौन सी टू ग्रीक वर्ड से आया है ये आया है टू ग्रीक वर्ड से। और ये दो ग्रीक वर्ड है, एक है फार्माकोन और दूसरा है लोगोस। फार्माकोन इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स ड्रग एंड लोगोस इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स साइंस और स्टडी। तो फार्माकोलॉजी का पूरा मीनिंग क्या हुआ, साइंस और स्टडी ऑफ द ड्रग्स। किसी भी ड्रग्स के बारे में स्टडी करना या फिर ड्रग के बारे में पूरा जानकारी लेना, वही हम करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कोई भी ड्रग का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे हमारे बॉडी पे काम करता है, उस ड्रग का क्या इफेक्ट है, उनमें से क्या अच्छा इफेक्ट है, क्या बुरा इफेक्ट है, कौन सा थेराप्यूटिक इफेक्ट है, कौन सा एडवर्स इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, हमारा लिविंग सिस्टम के ऊपर, ये सारे जानकारी हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। इस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हम सारे जानकारी जो है इस सब्जेक्ट रिलेटेड, ड्रग रिलेटेड किसी भी, वो हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर। तो फार्माकोलॉजी का मीनिंग समझ में आ गया। फार्माकोन्स मीन ड्रग है और लोगोस मीन है, लॉजी मीन है स्टडी है। तो किसी भी ड्रग के बारे में हम इधर स्टडी करेंगे, हम एक एक स्पेसिफिक ड्रग के बारे में इधर स्टडी करेंगे, उस ड्रग के बारे में पूरा जानकारी जो है, पूरा डिटेल्स जो है वो हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो अभी तुम लोग को समझ में आ गया कि फार्माकोलॉजी के अंदर ये जो पूरा सब्जेक्ट है इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है।
इसके अंदर हम लोग को एक ड्रग के बारे में जितने भी सारे डिटेल्स है वो पढ़ना है। इसके बाद अब जो क्वेश्चन आएगा कि ड्रग्स के बारे में तो पढ़ना है, लेकिन ये ड्रग्स क्या होता है। इसके बाद हम लोग को जो देखना है कि ये ड्रग्स क्या होती है। मेडिसिन और ड्रग्स ये दोनों वर्ड है, हम सब लोग सुने हैं कि ड्रग्स है, मेडिसिन है। मेडिसिन के बारे में हम तो एकदम छोटा से सुनते आ रहे हैं कि मेडिसिन के बारे में। आप जो नया वर्ड तुम फार्मेसी के आके सुन रहे हो ये ड्रग है। तो ये ड्रग क्या है और मेडिसिन क्या है और दोनों में अंतर ही क्या है। तो पहले हम देखेंगे ड्रग क्या है, उसके बाद हम देखेंगे मेडिसिन क्या है। देखो ये जो ड्रग क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो व्हाट इज ड्रग। ड्रग क्या होती है। ड्रग होता है कोई भी एक रॉ केमिकल कंपाउंड जो हमारा बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी को इफेक्ट करता है। कोई भी एक रॉ केमिकल कंपाउंड जो हमारा बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी को इफेक्ट करता है। अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी कोई पर्सन ड्रग लेगा तो उसका नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। और अगर एबनॉर्मल लेगा तो उसको क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसीलिए जब कोई डिजीज कंडीशन आती है हमारे बॉडी में, डिजीज का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो नॉर्मल नहीं रहा है, वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहा है, तभी तो हम उसको डिजीज पर्सन बोलेंगे। तो डिजीज पर्सन में जब ड्रग लिया जाता है किस लिए, कि उसका जो फिजियोलॉजी है जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल हो चुका है, उसको सही करने के लिए ये ड्रग लिया जाती है। ड्रग क्या होती है, एक रॉ केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारा बॉडी को नॉर्मल फिजियोलॉजी को इफेक्ट करता है। अब मेडिसिन क्या है। मेडिसिन क्या है कि ड्रग जो थे ये तो रॉ केमिकल सब्सटेंस थे। अब मेडिसिन क्या थे ना, कि मेडिसिन जो है, मेडिसिन इज ऑल्सो ए ड्रग, बट मेडिसिन के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो ड्रग्स के अंदर नहीं है। क्या है कि मेडिसिन जो है एक ड्रग का फॉर्मुलेटेड वर्सन है। मतलब जब ही कोई ड्रग के साथ डिफरेंट टाइप्स का जो एक्सिपिएंट्स है, एडिटिव्स है, ये सारे मिला के जब एक फॉर्मुलेशन बनाया जाता है और उस फॉर्मुलेशन को अश्योर किया जाता है कि ये सेफ फॉर ह्यूमन यूज, ये ह्यूमन यूज के लिए सेफ है और कोई भी डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज ट्रीट करने की एबिलिटी उसके अंदर है, तभी उसको हम कहता है मेडिसिन। आइदर उसको हम मेडिसिन नहीं कहेंगे। अगर किसी ड्रग के अंदर ड्रग फॉर्मुलेशन फॉर्म पे नहीं है, वो ड्रग अप्रूव नहीं है, ये एश्योर नहीं करता है कि वो ड्रग सेफ है और कोई भी डिजीज को ट्रीट कर सकता है, अगर नहीं करेगा फिर उस मेडिसिन को हम, उस ड्रग को हम मेडिसिन नहीं कहेंगे। जो ड्रग ये एश्योर करेगा उसको हम मेडिसिन कहेंगे। तो मेन डिफरेंस क्या है ड्रग और मेडिसिन के बारे में, कि जो मेडिसिन होता है वो भी एक ड्रग है, लेकिन वो फॉर्मुलेटेड फॉर्म पे रहेगा, वो अप्रूव होगा और वो स्पेसिफिक डिजीज को ट्रीट करेगा। लेकिन जो ड्रग है वो एक रॉ केमिकल सब्सटेंस है, वो किसी डिजीज को ट्रीट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। वो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। तो क्या होते हैं, ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन बट ऑल मेडिसिन आर ए ड्रग। क्लियर हुआ है ड्रग और मेडिसिन का बीच के जो डिफरेंस था, ये पहले क्लियर होना चाहिए फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले। ड्रग क्लियर हो गया, मेडिसिन क्लियर हो गया, फार्माकोलॉजी क्लियर हो गया कि फार्माकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है। अब हम जाके पढ़ेंगे एक ड्रग, ड्रग के बारे में पढ़ना है फार्माकोलॉजी के अंदर, ये तो पहले ही बोल दिया। अब हम चाहेंगे आज का जो मेन टॉपिक वो क्या है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मीनिंग क्या है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कौन कौन सी ऐसे रूट्स है, कौन कौन सी ऐसे प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ड्रग को ले सकता है, हमारे बॉडी में ड्रग को ले सकता है। इस रूट्स के बारे में तुम लोग पहले भी पढ़े होंगे सेमिस्टर के एग्जाम पे, या फिर हमने छोटे से लेकर इतने बड़े तक बहुत सारे टाइम पे मेडिसिन लिया है। तो हम रूट्स के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है कि हम एक टैबलेट को, एक कैप्सूल को, या फिर कोई भी एक सॉल्यूशन है, एक सिरप है, उसको हम कैसे खाता है। तो ये रूट के बारे में, या फिर जो इंजेक्शन सिरिंज होता है, इंजेक्शन सिरिंज के थ्रू जो ड्रग दिया जाता है, ये सारे रूट्स हम देखे हैं। लेकिन आज वही रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो रूट क्या क्या होती है, एक ड्रग को देने के लिए क्या क्या रूट्स होता है, कौन कौन सी रूट्स में कौन कौन सी जो ड्रग है उसको हम दे सकता है। ठीक है, यही हम आज पूरा पढ़ेंगे। तो ये है डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस पिक्चर के अंदर देखो जितने भी सारे रूट्स है ड्रग, किसी भी ड्रग को देने के लिए पूरा रूट के बारे में इस पिक्चर के अंदर दिया है। अभी बहुत सारा नाम इधर लिखा है, ये इतना नाम अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी तक मैंने
इसको डिटेल्स में नहीं बोला है कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जब पूरा इसको डिटेल्स में बोल दूंगा उसके बाद ये पिक्चर के अंदर जितने भी सारे नेम हैं ये सारे तुमको समझ में आ जाएगा। ये एक एक रूट्स के बारे में मैं तुमको बताऊंगा, ये हर एक रूट्स का कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, कौन सी रूट का एडवांटेज क्या है, कौन सी रूट हर एक रूट का डिसएडवांटेज क्या है, कौन सी ड्रग कौन से रूट में देना चाहिए, दिया जाता है कौन सी ड्रग कौन से रूट में, ये सारे जानकारी सारे डिटेल्स मैं तुमको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो जो रूट्स है ड्रग का रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम मेनली 3 पार्ट से डिवाइड करता है। पहला क्या है, फर्स्ट है एंट्रल, सेकेंड है पेरेंट्रल, थर्ड है टॉपिकल। अब देखो किसी किसी बुक में या फिर फार्माकोलॉजी के बुक में तुम देखोगे कि ये जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसको मेनली 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, एक लोकल एक्शन एक सिस्टमिक एक्शन। तुम उस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैंने इस तीनों पार्ट को डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि इस तरीके से तीनों पार्ट डिवाइड करके पढ़ने में ज्यादा इजी होगा। क्योंकि अगर लोकल और सिस्टमिक के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा जो कुछ पेरेंटल रूट है जो लोकल के अंदर आ जाएगा, कुछ टॉपिकल रूट है जो लोकल के अंदर आ जाएगा, कुछ टॉपिकल रूट है जो सिस्टमिक के अंदर आ जाएगा। इसीलिए मैंने ये तीनों रूट को अलग कर दिया पूरी तरीके से, एक एंट्रल होगा एक पेरेंट्रल होगा एक टॉपिकल होगा। अब इसी रूट में भी इसके अंदर क्या क्या है, जैसे मान लो एंट्रल, एंट्रल के अंदर बहुत सारे रूट्स है, तो उस रूट्स के अंदर क्या होगा, कुछ में लोकल एक्शन आएगा कुछ में सिस्टमिक एक्शन आएगा। लोकल और सिस्टमिक एक्शन क्या होती है, लोकल एक्शन का मतलब है जब कोई ड्रग हम ले रहे हैं जिस जगह पे जिस प्लेस पे हम उस ड्रग को ले रहे हैं उसी प्लेस में उस ड्रग का एक्शन होगा, पूरा बॉडी में या बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में उस ड्रग का एक्शन नहीं होगा। ये होता है लोकल एक्शन। और सिस्टेमिक एक्शन का मतलब होता है जब हम कोई ड्रग को ले रहा है वो हमारा बॉडी का सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा और उसका एक्शन हमारा पूरा बॉडी में दिखेगा। मेन जो साइट ऑफ एक्शन है उधर तो दिखेगा ही, उसका एक्शन उसका छोड़ के भी बॉडी के अलग पार्ट पे भी दिख सकता है, क्योंकि वो जो ड्रग है वो हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन में आ चुका है। जब कोई ड्रग पूरा ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं सिस्टेमिक एक्शन आएगा। जब सिर्फ जिस पार्ट में हम उसको यूज कर रहे हैं उसी पार्ट में एक्शन आएगा तब हम उसको बोलते हैं लोकल एक्शन। ठीक है, ये होता है लोकल एक्शन और सिस्टेमिक एक्शन। अब इंटर पेरेंट्रल के अंदर कुछ ऐसा रूट दिखेगा जो लोकल एक्शन प्रोवाइड करेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक पेरेंट्रल रूट जो होता है वो सिस्टेमिक एक्शन देगा, कुछ लोकल देगा कुछ सिस्टेमिक देगा। टॉपिकल के अंदर भी कुछ देगा लोकल एक्शन कुछ देगा सिस्टेमिक एक्शन। जब हम एक एक रूट के बारे में पढ़ेंगे तब हम बता बोल दूंगा कि कौन सी रूट जो है वो लोकल एक्शन प्रोवाइड करेगा, कौन सी रूट जो है वो सिस्टेमिक एक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब है ये है एंट्रल। एंट्रल के अंदर कौन कौन सा रूट है। एंट्रल का मतलब क्या है ना, जिस मेथड पे ड्रग हमारा जीआई ट्रैक्ट के थ्रू जाता है। Enteral is a method of drug administration in which drug is delivered through our gastrointestinal tract। और gastrointestinal tract के थ्रू जितने भी सारे रूट आती है, मतलब gastrointestinal tract के थ्रू जब हम कोई ड्रग लेता है तब उसको हम बोलते हैं एंट्रल रूट के अंदर वो आता है। हम हमारा जो ये जो जीआई ट्रैक्ट है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये शुरू कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है हमारा माउथ से। हमारा माउथ से लेकर अप टू एनस तक ये जो है ये हमारा जीआई ट्रैक्ट है। माउथ है, उसके बाद हमारा क्या है वो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद क्या है स्टोमक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद है जो है वो है एनस है। तो माउथ से लेकर एनस तक ये जो पूरा जीआई ट्रैक्ट है जिसका लेंथ लगभग 7 से लेकर 9 मीटर तक है, ये पूरा जीआई ट्रैक्ट के थ्रू जब हम कोई ड्रग लेंगे जीआई ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट के थ्रू तब हम उसको बोलेंगे एंट्रल रूट। ठीक है, अब इंटरल रूट के अंदर कौन कौन सा आता है, पहला है ओरल रूट। ये हम सबको पता है, ये हम सब लोग ओरल रूट से ड्रग लिया है, जब भी हम कोई टैबलेट कैप्सूल लेता है तब हम क्या लेता है ओरल रूट से लेता है, मुंह से खाता है ये। दूसरा है सबलिंगुअल रूट, थर्ड है बाकल रूट, फोर्थ है रेक्टल रूट, फिफ्थ है क्यूटेनियस रूट, सिक्स है इंट्रानासल और सेवन है इनहेलेशन। ये टोटल में 7 रूट्स जो है ये इंटरल के अंदर आता है। और इंटरल के अंदर ये जितना रूट है ये सारे रूट में सिस्टेमिक एक्शन आती है। लोकल एक्शन किसी भी इंटरल के किसी भी रूट में लोकल एक्शन नहीं आता है, ये सारे रूट में क्या होता है कि सिस्टेमिक एक्शन आती है। मतलब इस रूट में तुम कोई भी ड्रग लोगे तो वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा वो ड्रग। ठीक है, ये सारे रूट जो है ये सिस्टेमिक एक्शन प्रोवाइड करता है, कोई भी लोकल एक्शन नहीं प्रोवाइड करता है।
पहला देखो ओरल रूट। ओरल रूट में क्या गया है, ओरल रूट हम सब लोग यूज किया है। अब कोई ना कई दिन हमने टैबलेट कैप्सूल कुछ ना कुछ तो खाया है आज तक। तो हमने ओरल रूट के बारे में सबको पता है कि ओरल रूट में कैसे हम टैबलेट या कैप्सूल को लेता है। हम पानी के साथ ले लेता है टैबलेट और कैप्सूल को। जो हमारा जीआई ट्रैक्ट के थ्रू, जो हमारा एसोफेगस के थ्रू हमारा कहाँ पे डायरेक्ट हमारा स्टोमक पे चला जाता है। फिर स्टोमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन पे जाता है, फिर वो जो ड्रग है वो एब्सॉर्ब होके हमारा जो मेन सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसमें आ जाता है। तो अब ये जो ओरल रूट हम ड्रग ले रहे हैं, तो ओरल रूट में हम कौन कौन सी डोजेज फॉर्म की ड्रग जो है वो ले सकता है। डोजेज फॉर्म तुम लोग को पता है कि डोजेज फॉर्म जो है कोई भी ड्रग किस फॉर्म में रहे, चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है या सेमी सॉलिड है, ये अलग अलग टाइप का डोजेज फॉर्म होता है। तो हम सॉलिड डोजेज फॉर्म को भी ले सकता है ओरल रूट से, टेबलेट कैप्सूल, और लिक्विड डोजेज फॉर्म को भी ले सकता है। चाहे हम कोई भी सिरप ले, चाहे कोई सस्पेंशन ले, इमल्सन ले, एलिक्सिर ले, कोई भी हम ले सकता है। लिक्विड डोजेज फॉर्म को भी हम ओरल रूट से ले सकते हैं। अब ये जो ओरल रूट है, इसका कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज से ज्यादा इसका डिसएडवांटेज है। ये सबसे पुराना मेथड है, ओरल रूट है, ये सबसे कन्वेंशनल मेथड है, पुराना मेथड है। ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या है, ये कन्वेनियंट है, बहुत पुराना मेथड है और नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव का मतलब है इसमें किसी तरीका से कोई भी इ- इसमें से जो कन्वेनियंट है, ये पुराना मेथड है, किसी तरीके से इक्विपमेंट की और कोई भी ट्रेंड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ता है। ये जो मेथड है हम कोई भी यूज कर सकता है। और किस टाइप का भी कोई भी सर्जरी वगैरह, जैसे पेरेंटरल में क्या सीड इंच नीडल इसका जरूरत पड़ता है। ये और भी जो अलग टाइप का होता है पेरेंटरल में, उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है। तो इसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट का भी जरूरत नहीं पड़ता है और किसी टाइप का भी छोटा मोटा सर्जरी का भी जरूरत नहीं पड़ता है। हम डायरेक्ट मुंह से टेबलेट या कैप्सूल को ले सकता है। इसका मतलब है ये नॉन इन्वेसिव है। इन्वेसिव का, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव का यही मतलब होता है कि नॉन इन्वेसिव मतलब किसी भी टाइप का वो स्किन में हमारा क्या काटा छिड़ा करने का जरूरत नहीं है, सर्जरी का जरूरत नहीं है। और इन्वेसिव का मतलब है स्किन में कुछ टाइप का काटा छिड़ा करने का जरूरत है, जो पेरेंटरल रूट में होता है। हम क्या करते हैं, उस नीडल लेके वो स्किन पे घुसाता है, फिर उधर से ड्रग इंजेक्ट किया जाता है। दूसरा क्या है, ये सेफ है, क्योंकि इसमें से किसी टाइप का भी रिस्क रिस्क का चांसेस नहीं है ये मेथड पे। ये इकोनॉमिकल है, ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, किसी भी तरीके से अलग से खर्चा नहीं होता है इस रूट से ड्रग लेने का। जैसे पेरेंटल रूट में जाओगे या दूसरा कोई अलग रूट में जाओगे तो उसमें अलग से इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ता है ड्रग को इंजेक्ट करने के लिए। और ये क्या है, और ये वर्सेटाइल है, मतलब एक लार्ज टाइप का डोजेज फॉर्म जो है हम इस रूट के थ्रू इंजेक्ट कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ज्यादा है एडवांटेज के। डिसएडवांटेज क्या क्या है, पहला तो है कि इसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है। एब्जॉर्प्शन का रेट जो होता है वो वेरिएशन आ जाती है रेट में। क्यों वेरिएशन आता है, क्योंकि ड्रग जाएगा हमारे स्टोमक में, उसके बाद ड्रग का क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, तब जाके वो एब्जॉर्ब होगा। और एब्जॉर्प्शन होने में भी बहुत सारे फैक्टर जो है उधर काम करेगा। चाहे उस ड्रग का पीएच, ड्रग का पीके वैल्यू क्या है, उस मीडियम का पीएच क्या है, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम का रोल रहेगा, फूड के प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर रहेगा। तो ये है पहला डिसएडवांटेज कि एब्जॉर्प्शन ड्रग का ठीक से नहीं होगा। दूसरा एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो सबसे बड़े डिसएडवांटेज है, वो है फास्ट फॉस्ट मेटाबॉलिज्म। फास्ट फॉस्ट मेटाबॉलिज्म क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में तुमको बताएंगे फास्ट फॉस्ट मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी ये याद रखो कि फास्ट फॉस्ट मेटाबॉलिज्म जो है ये एक डिसएडवांटेज है ओरल रूट का। हार्ड डिसएडवांटेज क्या है कि ये अनसुटेबल फॉर सर्टेन पेशेंट है। मान लो अगर कि पेशेंट जो है वो सेंसलेस सिचुएशन पे है, वो अनकॉन्शियस सिचुएशन पे है, या फिर पेशेंट जो है, जो छोटा बच्चा होता है, वो ऐसे क्या होता है, टेबलेट या कैप्सूल नहीं ले पाते हैं मुख से, तो उसके केस में हम क्या कर सकते हैं, ये जो है उसके केस में हम सॉलिड डोजेज फॉर्म ओरल रूट के थ्रू नहीं दिया जा सकता है। लिक्विड फिर भी दे सकते हैं, लेकिन सॉलिड नहीं दे सकते हैं चिल्ड्रन के केस में हम। तो पेशेंट अगर अनकॉन्शियस पे है या पेशेंट का अगर वोमिटिंग हो रहा है, फिर ये रूट हम यूज नहीं कर सकते हैं। और स्लो ऑनसेट एक्शन, मतलब इस रूट में ड्रग लेने में, ड्रग का इफेक्ट आने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ड्रग जाएगा, वही जो प्रोसेस होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर कुछ फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म पे चला जाएगा, फिर ड्रग का एक्शन आएगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लेट एक्शन आएगा इसमें। जो ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है, जो फास्ट एक्शन आने में बहुत टाइम लग जाएगा ड्रग का। ये है डिसएडवांटेज ओरल रूट का। तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है ओरल रूट का। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फास्ट फॉस्ट मेटाबॉलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फास्ट फॉस्ट मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं बहुत सारे ड्रग्स जो है के केस में ये फास्ट फॉस्ट मेटाबॉलिज्म जो है ये दिख जाता है। फास्ट फॉस्ट मेटाबॉलिज्म क्या है,
कि ओरल रूट में जब भी हम कोई ड्रग को ले रहे हैं, चाहे टेबलेट हो, कैप्सूल हो, कुछ भी हो, जब भी हम ओरल रूट से ले रहे हैं तो क्या होता है कि वो हम माउथ से ले रहे हैं, माउथ के बाद वो हमारा क्या एसोफेगस के थ्रू कहाँ पे आएगा, स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो ये क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के आने के बाद ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इसका एब्जॉर्प्शन इसका होना चाहिए था। लेकिन तब क्या होता है कि ये एब्जॉर्प्शन होने के जगह पे ये एक पोर्टल वेन रहता है हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर लीवर तक। ड्रग को लीवर में नहीं जाना चाहिए था, इसको क्या होना चाहिए था, एब्जॉर्ब होना चाहिए था हमारा सिस्टम सर्कुलेशन में। लेकिन क्या होता है कि ये जो ड्रग है ये एब्जॉर्ब होने की जगह पे ये चला जाता है लीवर में उस हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू। हेपाटिक पोर्टल वेन बोल के एक वेन रहता है जिस वेन के थ्रू ये चला जाता है कहाँ पे, लीवर पे। और लीवर पे जाएगा तो लीवर में डिफरेंट टाइप का मेटाबोलाइजिंग एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हमारा लीवर पे। तो वो एंजाइम क्या करेगा कि ड्रग को उधर मेटाबोलाइज कर देगा। तो ड्रग का अगर एब्जॉर्प्शन होने से पहले मेटाबोलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, ड्रग का जो एक्शन है वो ठीक से नहीं आ पाएगा। तो मेटाबोलाइज होने के बाद क्या होगा कि वो ड्रग जाके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगा, मतलब फिर से मेटाबॉलिज्म के बाद उनका जो क्या होगा उस ड्रग का एक्शन आएगा जब वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे आएगा। तो इसमें क्या होता है कि ड्रग का जो बायो अवेलेबिलिटी है ये बहुत हद तक घट जाती है, बहुत डिक्रीज हो जाती है ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी। और कोई भी ड्रग को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनका एक्शन के लिए, उनका इफेक्ट के लिए। तो जब इफेक्ट ही घट रहा है तब उन लेने का क्या मतलब रहता है उस ड्रग का, तो मतलब रहता है कि अगर ड्रग का हम ले रहे हैं कोई एक्शन ही नहीं आ रहा है, या फिर जितना एक्शन आ रहे थे उसका 10% आ रहा है, तो फिर लेने का क्या मतलब रहता है, कुछ मतलब नहीं रहता है। इसीलिए बायो अवेलेबिलिटी जो होता है ये किसी भी ड्रग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब ये बायो अवेलेबिलिटी क्या है, ये नया वर्ड है बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या है ये मैं बोल रहा हूँ, सुनो कि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है जब हम कोई ड्रग ले रहे हैं उस ड्रग का कितना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी बोल सकते हो और परसेंटेज भी बोल सकते हो, कोई ड्रग का कितना फ्रैक्शन और कितना परसेंटेज हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे आ रहा है इन अनचेंज फॉर्म में। अनचेंज फॉर्म में किसी भी ड्रग का कितना फ्रैक्शन और कितना परसेंटेज आ रहा है, इसको हम उस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी कहेंगे। मान लो कोई ड्रग हमने लिया 100 mg का, 100 mg का, उस ड्रग का 60 mg हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे आया, बाकी 40 mg वही पे हमारा वही जीआई ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट में लीवर में मेटाबोलाइज होके वो क्या हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो खत्म हो गया। फिर 60 mg जो है वो ब्लड में आ रहा है, तो मतलब है उस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 60 mg है। तो मान लो इस ड्रग का ऐसे ही बायोअवेलेबिलिटी नॉर्मली 60 mg है, फिर से वो हेपाटिक पोर्टल के वेन के थ्रू फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म पे जा रहा है, जाके उनका बायोअवेलेबिलिटी और घट रहा है, वो 30 mg सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे आ रहा है, फिर तो कुछ एक्शन ही नहीं होगा उस ड्रग का। ऐसे ही कम था उसका बायोअवेलेबिलिटी, फिर घट रहा है तो कुछ एक्शन नहीं आएगा। इसीलिए जिस ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी कम रहता है उसको कभी भी ओरल रूट में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ओरल रूट में देगा तो और घट जाएगा बायोअवेलेबिलिटी। यही होता है फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट कि कोई भी ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे आने से पहले हेपाटिक पोर्टल वेन का तो लीवर में जाता है और उधर जाके क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। और मेटाबोलाइज होने के बाद क्या होता है, उनका बायोअवेलेबिलिटी जो है घट जाता है, इसको हम बोलते हैं फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म। दो और चीज क्लियर होना चाहिए, एक है बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है और दूसरा है फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म। तो बायो अवेलेबिलिटी कितना परसेंटेज आ रहा है ये डिक्रीज हो जाता है फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म के वजह से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जिसका जिसका हाई फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म है, मतलब जो ड्रग बहुत परसेंटेज तक, बहुत हद तक क्या होता है वो हेपाटिक पोर्टल वेन के तो लीवर में चला जाता है और मेटाबोलाइज हो जाती है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जिस ड्रग का हाई फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म है उसको हम कभी भी ओरल रूट में नहीं देंगे, उसके लिए हम दूसरा रूट कुछ ना कुछ प्रेफर करेंगे। ओरल रूट में देगा तो इसका बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से घट जाएगा। ये मान लो कि 100 mg है, इसका 80 mg जो है वो मेटाबोलाइज हो गया फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म के थ्रू, फिर 20 mg में क्या ही काम होगा। इसलिए इस ड्रग को हम ओरल रूट में नहीं दिया जाएगा। ये जो है इसका एग्जाम्पल, जितने भी इधर एग्जाम्पल लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यही से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन यही से बनेगा तुम्हारे एग्जाम पे, चाहे जीपैट हो चाहे नाइपर हो, कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको हम ओरल रूट में नहीं दे सकता है।
कौन ड्रग को नहीं दे सकता है? जिसका हाई फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म है उसको हम नहीं दे सकता है। तो कौन कौन सी ड्रग है ऐसा? तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी बना दिया कि कैसे तुम इतने सारे ड्रग के नाम याद कर पाओगे। ट्रिक जो है वो VI कैम्स है। V फॉर क्या है? वेरापेमिन। I फॉर है आइसोप्रेनालिन। अब तुमको ड्रग के बारे में जानने का जरूरत नहीं है कि ये ड्रग कौन सी ड्रग है, ये कौन सी क्लास की ड्रग है, इसका क्या मैकेनिज्म एक्शन है। अभी सिर्फ नाम याद करना है। बाद में जब हम एक एक ड्रग को पढ़ेंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी क्लास की ड्रग है, इसका क्या रोल है। V फॉर वेरापेमिल, I फॉर आइसोप्रेनालिन, C फॉर क्लोरिडीन, A फॉर एमिट्रिप्टिलिन और एमिनोफाइलिन, M फॉर मॉर्फिन और मिथाइल टेस्टोस्टेरॉन, N फॉर नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी आ चुका है कि नाइट्रोग्लिसरीन का हाई फास्फोर मेटाबॉलिज्म है। ठीक है। और उसके बाद है ये P फॉर प्रोपोक्सिन है और पेथिडीन है, प्रोपानोनॉल है और S फॉर सॉल्ब्यूटामोल है। तो ट्रिक क्या है? VI कैम्स। ये कैम्स पे एक चीज याद रखना कि ये जो कैम्स है इसका स्पेलिंग देखो, CAMNPS है। एम के बाद N है। ऐसे हम बोलने के टाइम पे N नहीं आएगा, VI कैम्स ऐसे CAMPS लगेगा। लेकिन ये भी याद रखना कि N जो है N इधर है और N फॉर है नाइट्रोग्लिसरीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है। 2024 में अगले साल जीपैट 2024 में इससे क्वेश्चन आ चुका है। ये नाइट्रोग्लिसरीन से क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन आया था वो भी मैं दिखा दूंगा। तो किसी भी ड्रग का जो हाई फास्फोरस मेटाबॉलिज्म है इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है? दो तरीका है। पहला तो है कि उसको ओरल रूट में नहीं दिया जाएगा, दूसरा कोई रूट प्रेफर कर लो, अल्टरनेटिव रूट प्रेफर कर लो। और दूसरा तो क्या बनाया जाएगा? उस ड्रग का क्या है? ये प्रोडक्ट बनाया जाएगा। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि किसी भी ड्रग का प्रोडक्ट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब वो मेटाबॉलिज्म अगर वो फास्फोरस मेटाबॉलिज्म पे चले भी जाएगा, लीवर में जाके मेटाबोलाइज हो भी जाएगा, फिर भी वो जो ड्रग है उनका बायोअवेलेबिलिटी नहीं घटेगा। इसके लिए किसी भी ड्रग का जो है वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा। आप तो याद रखना है कि दो ही मेथड होता है इसको अवॉइड करने का, अल्टरनेटिव रूट है, दूसरा है प्रोडक्ट। नेक्स्ट है सबलिंगुअल रूट। अब देखो सबलिंगुअल रूट में क्या होता है? सबलिंगुअल का मतलब है किसी भी ड्रग को हम अंडर दी टंग मतलब टंग के नीचे रख दे। डायरेक्ट हम उसको पानी के साथ जैसे ओरल रूट में ले रहे थे वो नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे? उस ड्रग को लेके टंग के नीचे रख देंगे और उससे क्या होता है? वो जो ड्रग है तो सबलिंगुअल म्यूकोसा से क्या होगा? वो ड्रग क्या होगा? मेल्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए एक चीज जो है ध्यान में रखना होगा कि ड्रग को जो है ड्रग को ऑब्वियसली हाईली लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए क्योंकि हमारा जो म्यूकस है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना है। तो ड्रग अगर लिपिड सोल्यूबल नहीं होगा तो फिर उस ड्रग का उस सबलिंगुअल रूट पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने के लिए उसका लिपिड सोल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ड्रग को ऑब्वियसली लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए। तो सबलिंगुअल रूट के हम उसी ड्रग ही दे सकते हैं जिस ड्रग लिपिड सोल्यूबल है, हाईली लिपिड सोल्यूबल है। अगर वाटर सोल्यूबल है तो हम नहीं दे सकते हैं। मतलब लिपिड सोल्यूबल या फिर जो लिपोफिलिक जो ड्रग है उसी ड्रग को हम दे सकता है सबलिंगुअल रूट पे। ठीक है। तो इस रूट में क्या हो जाते हैं कि ये जो लीवर है, लीवर जो है बाईपास हो जाता है। मतलब वो जो फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म वाला कहानी थे वो नहीं देखता है, लीवर बाईपास हो जाता है। हाईली लिपिड सोल्युबल ड्रग हम इसमें यूज कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन, क्लोनिडीन, ऑक्सीटोसिन, ब्यूटेनॉर्फिन, ये जो ड्रग है इसको हम इस रूट में दे सकता है। इसमें ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है जो मैंने बताया 24 में क्वेश्चन आया था, वो यही क्वेश्चन आया था कि नाइट्रोग्लिसरीन को हम कौन से रूट में देता है और क्यों देता है। नाइट्रोग्लिसरीन को हम सबलिंगुअल रूट पे देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसमें लीवर बाईपास हो जाता है, इसीलिए फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म नहीं दिखता है। और नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है और इसलिए सबलिंगुअल रूट पे इसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा खासा हो जाता है। इसीलिए नाइट्रोग्लिसरीन को हम सबलिंगुअल रूट पे देता है। ठीक है। नेक्स्ट जो रूट है वो है सबलिंगुअल रूट का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज वही है कि इसमें फास्ट फास्ट अवॉइडेड हो जाता है, क्विक एक्शन आता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है, इसमें अलग से कोई खर्चा नहीं पड़ता है, इकोनॉमिकल है। डिसएडवांटेज क्या है? ड्रग का अगर टेस्ट खराब है, मान लो ड्रग अगर बीटा टेस्ट है, अनप्लेटेबल है, फिर हम इसको नहीं यूज कर सकते हैं। या फिर कोई इरिटेटिंग ड्रग है उसको हम नहीं दे सकते हैं। या फिर ड्रग लिपिड सॉल्युबल नहीं है फिर तो हम नहीं दे सकते हैं। ये है डिसएडवांटेज इसका। नेक्स्ट है बाकल रूट। बाकल रूट क्या है? ये सबलिंगुअल जैसा ही है। इसमें क्या होता है? इसमें जो ड्रग होता है इसको हम क्या
गाम्स और चेक के बीच में इसको रखा जाता है। गाम्स और चेक के जो इनर लाइनिंग होता है ना, चीक के जो इनर लाइनिंग होता है, उस चीक की इनर लाइनिंग और गाम्स के बीच में ये जो ड्रग है इसको रखा जाता है, और उधर से क्या होता है कि ड्रग धीरे धीरे मेल्ट होकर एब्सॉर्ब हो जाता है। सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है जो सबलिंगुअल पे होता है। ठीक है, और सबलिंगुअल पे जो ड्रग हम यूज करते हैं उसमें से कुछ ड्रग जो है वो बकल रूट में भी दिया जाता है। नेक्स्ट जो रूट है, रेक्टल रूट। अब रेक्टल रूट में कौन सी ड्रग दिया जाएगा? देखो, जो ड्रग है, मान लो किसी पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, जो ओरल रूट पे नहीं ले सकता है, या फिर कोई ड्रग जो जिसका टेस्ट खराब है, अनप्लेजेंट है, इरिटेट है, जिसको हम सबलिंगुअल पे नहीं दे सकता है, ओरल पे नहीं दे सकता है, उसको हम कौन से रूट में देंगे? उसको हम रेक्टल रूट में देंगे। और रेक्टल रूट में देने के लिए क्या, हम एनिमा और सपोजिटोरीज को यूज करेंगे। ऐसे तो रेक्टल रूट में ड्रग को नहीं दिया जा सकता है, तो एनिमा और सपोजिटोरीज के थ्रू हम रेक्टल रूट में ड्रग को देंगे, और रेक्टल रूट में भी ड्रग का क्या, सिस्टेमिक एक्शन आएगा। और रेक्टल रूट में ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक जो पैरामीटर होता है, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म रेट हो, ये सारे क्या होता है, सारे वेरिएंट हो जाता है। मतलब अलग अलग के केस में अलग अलग पेशेंट के बॉडी में डिफरेंट हो जाता है, ये फिक्स नहीं होता है, ये टाइम के साथ चेंज हो जाता है। इसका कुछ फिक्स पैरामीटर नहीं रहता है जब किसी भी ड्रग को हम रेक्टल रूट के थ्रू दिया जा सकता है। जैसे ये जो डायजेपम है, डायजेपम ऐसे तुम ओरली भी दिया जा सकता है, पेरेंटरल भी दिया जा सकता है, लेकिन डायजेपम चिल्ड्रन के केस में रेक्टल रूट में दिया जाता है। डायजेपम को कॉन्वल्सन के केस में खासकर पे जो सीजर होता है चिल्ड्रन के केस में, चिल्ड्रन का जो फेब्राइल सीजर होता है, चिल्ड्रन का फेब्राइल सीजर में डायजेपम दिया जाता है, और वो भी रेक्टल रूट में दिया जाता है। और डायजेपम छोड़ के भी जो इंडोमेथासिन है, पैरासीटामोल है, आप तुम बोलोगे पैरासीटामोल कब रेक्टल रूट में दिया जाएगा? पैरासीटामोल भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पैरासिटामोल को सिर्फ रेक्टल में दिया जाता है, पैरासिटामोल को तो ओरली भी ले सकता है हम, पेरेंटरल भी ले सकते हैं, लेकिन रेक्टल भी ले सकते हैं। कोई नहीं लेता है वो अलग बात है, क्योंकि जिसका जरूरत नहीं पड़ता है, ओरली पे काम हो जाता है, पेरेंटरल पे काम हो जाता है, लेकिन अब रेक्टल रूट में भी पैरासिटामोल को दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आती है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? क्यूटेनियस का मतलब होता है कोई भी ड्रग को हम क्या पे, हम स्किन पे अप्लाई करेंगे। देखो, ये जो क्यूटेनियस रूट है ना, ये जो है ये ट्रॉपिकल के अंदर भी आता है। इसको हम इंटरल पे भी रखना, ये क्यूटेनस को सही नहीं है, ये एक्चुअल में ट्रॉपिकल के अंदर आता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्यूटेनियस के अंदर जो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है वो है ट्रांसडर्मल पैचेस। ट्रांसडर्मल पैचेस हम क्या करते हैं कि ट्रांसडर्मल पैचेस हम लास्ट में जब ट्रॉपिकल पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि ट्रांसडर्मल पैचेस के बारे में। क्योंकि ये जो क्यूटेनियस रूट है ये एक्चुअल में ट्रांसडर्मल पैचेस में ही, ये जो ट्रांसडर्मल पैचेस है ये ट्रॉपिकल में आता है, लेकिन इसमें एक्शन जो है वो सिस्टेमिक आता है। उसके बाद है इंट्रानासल और इनहेलेशन। इंट्रानासल में क्या होता है, ड्रग को हम क्या, नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और डिफरेंट टाइप का जो हार्मोन रहता है, जो पोटेंट मेडिसिन रहता है, मेनली खास तौर पे जो हार्मोन होता है, जो पोटेंट हार्मोन होता है, उसी को ही इंट्रानासल रूट में दिया जाता है। चाहे डेस्मोप्रेसिन हो, जीएनआरएच एगोनी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का एगोनिस्ट जो है, कैल्सिटोनिन जो है, ये सारे ड्रग को हम दिया जा सकता है इंट्रानासल में। उसके बाद आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ड्रग को हम ऐसे मुंह का इसी में भी ड्रग कोई भी वोलेटाइल लिक्विड हो और गैसेस हो, जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म देके किसी को सेंसलेस जब करता है वो कौन से रूट में दिया जाता है, इसी इनहेलेशन में दिया जाता है। और ड्रग क्या होता है, वो ड्रग जाके हमारा जो लंग्स का जो एल्वियोलाई रहता है, वो एल्वियोलाई से क्या हो जाता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एल्वियोलाई का जो लार्ज सरफेस एरिया होता है उसी से वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और रैपिड बहुत फास्ट एक्शन आता है, बहुत फास्ट एक्शन आता है। इसीलिए तो क्लोरोफॉर्म देने में क्या होता है, कोई तुरंत सेंसलेस हो जाता है, क्योंकि उसमें इनहेलेशन रूट में क्लोरोफॉर्म जाता है और एब्सॉर्ब हो जाता है और तुरंत एक्शन आ जाती है उसका। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, जो जनरल एनेस्थेटिक जैसे क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है, जनरल एनेस्थेटिक वाला जो मेडिसिन है वो क्लोरोफॉर्म रूट में दिया जाता है। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक वाला जो मेडिसिन, वो सारे जैसे क्लोरोफॉर्म वो इनहेलेशन रूट में दे सकते हैं। ये हो गया पूरा एंटरल। अब हम जाएंगे क्या, पेरेंटरल। पेरेंटरल हम किसको कहेंगे, जिस भी रूट पे ड्रग, कोई भी ड्रग इंजेक्ट करने के लिए हम सिरिंज और नीडल का यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे पेरेंटरल। ये पेरेंटरल जो एक ग्रीक टर्म थे, इसका एक मीनिंग भी कहीं कहीं पर तुमको दिखेगा बुक में, कि इसको दो पार्ट से डिवाइड किया गया, एक है पैरा और एक है एंटरल। पैरा का मतलब है बियॉन्ड और आउटसाइड, इसको आउटसाइड भी हम कह सकते हैं, बियॉन्ड भी कह सकते हैं। और इंटरल का मीनिंग होता है अदर देन इंटेस्टाइन। इंटरल का मीनिंग होता है अदर देन इंटेस्टाइन, मतलब
इंटेस्टाइन को छोड़ के, मतलब जो रूट में ड्रग इंटेस्टाइन और जीआई ट्रैक्ट को छोड़ के दूसरे किसी रूट के थ्रू दिया जाता है, वो पेरेंटरल के अंदर आती है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये 100% सही नहीं है। इसका सही डिफिनेशन वही है 100% कि जिस रूट में ड्रग को देने के लिए हम सिरिंज या फिर नीडल का कुछ यूज करता है, उसी को हम पेरेंटरल कहता है। क्योंकि अदर देन इंटेस्टाइन ऐसे बहुत सारे रूट है जो तुम्हारा पेरेंटल के अंदर आता है। जैसा रूट है जो पेरेंटल के अंदर नहीं आता है। जैसे तुम मान लो ये जो ट्रॉपिकल रूट है, इसमें भी ये तो अदर देन इंटरल है, मतलब ये जीआई ट्रैक्ट के थ्रू नहीं जाता है। फिर तो इसको पेरेंटल में आना चाहिए था, लेकिन वो पेरेंटल में नहीं आता है, वो अलग से है, ट्रॉपिकल रूट है। जैसे तुम्हारा वो जो क्यूटेनियस है, ये अदर देन इंटरल है। जैसे इनहेलेशन है, वो तुम्हारा जो क्यूटेनियस था वो क्या अदर देन इंटरल था, तो वो नहीं आता है पेरेंटल के अंदर। इसलिए इसका एक्चुअल डेफिनेशन वही होगा। अब देखेंगे कि पेरेंटरल के अंदर कौन कौन सा रूट है। पेरेंटरल के अंदर जो है, इंट्रावेनस है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रा आर्टेरियल है, इंट्रा आर्टिकुलर है, इंट्राथेकल है और इंट्राडर्मल है। देखो इन जो ये रेड बॉक्स के अंदर जो तीनों लिखा है, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्राथेकल, इन तीनों को इसीलिए रेड बॉक्स के अंदर रखा गया है कि इन तीनों रूट में जो एक्शन आती है वो लोकल एक्शन आती है। बाकी 4 रूट में क्या आती है, सिस्टेमिक एक्शन आती है। अब तक तुमने पढ़े होंगे कि पेरेंटल रूट में हम सिरिंज के थ्रू ड्रग को इंजेक्ट किया जाती है और ड्रग डायरेक्ट हमारा ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में जाता है और क्या होती है, सिस्टेमिक एक्शन आती है। इसमें कुछ लोकल एक्शन वाला कहानी नहीं है। अब तक तुम सिर्फ लोकल एक्शन, सिर्फ जो ड्रग हम स्किन पे अप्लाई करते हैं उसी के केस में पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पेरेंटरल के अंदर भी कुछ ऐसा रूट है जिसमें तुम्हारा लोकल एक्शन आती है। जैसे इंटा आर्टेरियल, इंटा आर्टिकुलर और इंटरथेकल, ये 3 ऐसा रूट है जिसमें लोकल एक्शन आता है। ठीक है, क्लियर है। अब पहला है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, हम ड्रग को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है कहाँ पे, वेन के जो ब्लड में जो प्रॉक्सिमल जो वेन होता है, उस वेन के ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। देखो कोई भी ड्रग को अगर वेन में इंजेक्ट करेगा तो क्या होगा, हम सबको पता है कि वेन से ब्लड जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, हार्ट पे जाता है, और हार्ट से फिर पूरा बॉडी में जो ब्लड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वेन में अगर इंजेक्ट करेगा तो वो ड्रग तुरंत कहाँ चला जाएगा, उस वेन के तो हार्ट पे चला जाएगा। फिर हार्ट के जाके वो जितने भी सारे हार्ट से आर्टरी निकाला है, वो सारे आर्टरी के थ्रू वो ब्लड पूरा बॉडी में आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसीलिए वेन में अगर कोई ड्रग हम दे रहे हैं, इसका मतलब है हमारा पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में तुरंत वो जो ड्रग है वो हार्ट में चला जाएगा और हार्ट के तो पूरा बॉडी में आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो इंट्रावेनस है जो हमारा क्या वेन में दिया जाता है। इंट्रावेनस में 2 टाइप का आता है, एक आती है आईवी इन्फ्यूशन, एक आती है आईवी बोलस। आईवी इन्फ्यूशन का मतलब है जिसमें हम वो जिस रूट में सेलाइन दिया जाता है, जो नॉर्मल सेलाइन होता है, जो हॉस्पिटल में दिया जाता है ना, जो ग्लूकोज सोल्यूशन होता है, जो सलाइन होता है, वो जब जो बड़े लार्ज अमाउंट में होता है ना, लार्ज जैसे तुम्हारा 500 ml का होता है, 1000 ml का होता है, 1 लीटर का होता है, तो वो जब दिया जाता है उसको आईवी इन्फ्यूजन रूट में दिया जाता है। और नॉर्मल जो इंजेक्शन दिया जाता है जो 2 to 5 ml 10 ml का होता है, वो आईवी बोलस में आता है। और इसमें जो एंगल होता है वो 25 डिग्री एंगल पे दिया जाता है। इंट्रावेनस में जो हम इंजेक्ट करता है ड्रग को, उस टाइम पे इंजेक्शन का जो सिरिंज होता है 25 डिग्री एंगल पे ये दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, कि इंट्रावेनस में कितने एंगल पे दिया जाता है, ये 25 डिग्री पे दिया जाता है। ठीक है, 25 डिग्री एंगल पे दिया जाता है। अब इन पे देखो, इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें एडवांटेज बहुत है आईवी रूट में। पहला तो है क्या, इसमें किसी भी तरीका से ड्रग का वो मेटाबॉलिज्म, फास्ट फॉस्ट मेटाबॉलिज्म वाला कुछ कहानी है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ड्रग का क्या हो रहा है, तुम्हारा ब्लड में आ रहा है, मतलब ड्रग का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ब्लड में आकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से बाईपास हो रहा है इसमें। तो बायो अवेलेबिलिटी जो है इसमें 100% है। अगर तुम 100 mg दे रहे हो तो 100 mg ब्लड में आ जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा ड्रग का। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी एकदम 100% है, एकदम डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन अचीव कर सकता है। किसी भी तरीका से वोमिटिंग, डायरिया की वोमिटिंग का चांसेस नहीं होता है इसमें, कि ड्रग लेने से जो स्टोमक पेन होता है या नाउजिया वोमिटिंग वाला कहानी होता है, वो नहीं हो सकता है। कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तब भी तुम उसको ये दे सकते हो। कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तुरंत एक्शन चाहिए, तब भी ये तुम दे सकते हो। तो ये सारे जो है एडवांटेज है। और लार्ज क्वांटिटी का भी, जैसे मैंने बोला सेलाइन, वो क्या है 1 लीटर। अब तुम 1 लीटर को किसी दूसरे रूट से दे सकते हो क्या, तुम ओरल रूट पे 1 लीटर किसी को सोल्यूशन सेलाइन जो है वो नहीं खिला सकते हो 1 लीटर एक साथ में, जब पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा। लेकिन आईवी रूट के थ्रू वो सलाइन जो है वो दे सकता है पेशेंट को।
तो ये क्या है, ये सारे जो है ये इंट्रावेनस रूट का जो है ये एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है, इस रूट का डिसएडवांटेज भी खूब है। जैसे ये बहुत रिस्की है। अगर मान लो कि तुम कोई गलत ड्रग चला गया आईवी रूट पे, तो तुम उसको विथड्रॉ वापस विथड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर ओरल रूट्स में चला गया कोई गलत ड्रग, तो तुम उसको तुरंत क्या कर सकते हो, उसको वोमिटिंग करा के वो जो ड्रग है उसको एब्जॉर्ब होने से पहले स्टोमक से निकाल सकते हो। लेकिन इसमें कोई ऐसा चांसेस नहीं है। तुम एक बार गलत इंजेक्ट कर दिया मतलब वो तुरंत हार्ट के थ्रू पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तुम उस ड्रग को वापस विथड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो रिस्की है ये जो मेथड है, बहुत रिस्की है। दूसरा डिसएडवांटेज है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब है जो वेन है जिसमें इंजेक्ट कर रहा है, उस वेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग। कभी कभी क्या होता है कि ये जो ड्रग है, ड्रग में किसी तरीके से एरर के वजह से या गलत ड्रग के वजह से क्या होता है कि ये देने के वजह से आईवी रूट में वो ब्लड जो है क्लॉट कर जाता है वेन के अंदर। तो वेन के अंदर ब्लड करने की वजह से जो वेन है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, पूरा रेड हो जाता है। तब इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो ये जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वाला डिसएडवांटेज है ये दिखता है, और ये एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कौन सी रूट का डिसएडवांटेज है। ये इंट्रावेनस का डिसएडवांटेज है। ठीक है। और भी बहुत सारा डिसएडवांटेज है, जैसे पेनफुल है ये, इसके लिए प्रॉपर स्किल पर्सन चाहिए, ये अलग अलग क्या है इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है। बाकी तुम इस स्लाइड से देख सकते हो। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर में क्या क्या होता है कि इंट्रामस्कुलर जो रूट है इसमें हम मसल में देता है, और 90 डिग्री एंगल पे एकदम सीधा सिरिंज को ऐसे घुसाता है। सिरिंज को एकदम 90 डिग्री एंगल पे घुसाया जाता है, और कौन सी मसल में दिया जाता है, जो लार्ज स्केलेटल मसल है, जैसे डेल्ट्रॉइड, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमा। ये जो लार्ज स्केलेटल मसल है इसमें दिया जाता है 90 डिग्री एंगल पे ऐसे सीधा नीडल को जो है घुसाया जाता है। ठीक है। और इस रूट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि हम इस रूट में कोई भी ड्रग को, कोई भी ऑयली प्रिपरेशन एक्वस प्रिपरेशन दोनों को दे सकता है। ठीक है। जो आईवी का डिसएडवांटेज है, आईवी रूट में हम ओनली एक्वस प्रिपरेशन दे सकता है, कोई भी ऑयली प्रिपरेशन नहीं दे सकता है। लेकिन मसल इंटरमस्कुलर में हम एक्वस और ऑयली दोनों प्रिपरेशन दे सकता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, डिपोट फॉर्मेशन होता है। कोई भी ड्रग तुम जब दे रहे हो, पूरा ड्रग एकदम डायरेक्ट सिस्टम सर्कुलेशन पे नहीं आएगा। अगर तुम 100 mg दे रहे हो, उसमें से 30 mg सिस्टमिक सर्कुलेशन पे आएगा, वो एक डिपोट फॉर्मेशन करेगा टिश्यू मसल के अंदर। डिपोट का मतलब होता है, जैसे होता है ना बांस का डिपो, बांस का डिपो का मतलब क्या होता है, उधर बहुत ज्यादा बांस रहता है, एक एक करके टाइम जब होता है एक एक करके बांस उधर से निकलता है। तो ऐसे ही होता है डिपोट मसल के अंदर, वो क्या करता है, डिपोट फॉर्मेशन करता है पूरा 100 mg। उसमें से पहले 30 mg गया, फिर कुछ टाइम बाद 20 mg गया, फिर कुछ टाइम बाद 10 mg गया, फिर 30 mg गया, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन पे आता है। ये होता है डिपोट फॉर्मेशन। इसमें डिपोट फॉर्मेशन होता है इंट्रामस्कुलर में, और इससे भी अच्छा डिपोट फॉर्मेशन होता है अगले में जो देखेंगे सबक्यूटेनियस रूट में, तो इससे भी अच्छा डिपोट फॉर्मेशन उसमें होता है। और इस मेथड में क्या होता है, कोई भी अगर पेशेंट है जिसको जो एंटीकोआगुलेंट का कोई मेडिसिन ले रहा है, तो उसके केस में हम इंट्रामस्कुलर रूट यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस रूट में चांसेस है लोकल हेमाटोमा हो। लोकल हेमाटोमा का मतलब है ब्लड क्लॉट हो जाना। मतलब वो एंटीकोआगुलेंट का मेडिसिन ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका ऑलरेडी ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, इसीलिए वो एंटीकोआगुलेंट का मेडिसिन ले रहा है। अगर इस रूट में तुम ड्रग दोगे तो क्या होगा, उसका फिर से ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। मतलब एक डिजीज को ट्रीट करने के लिए तुम मस्कुलर पे दे रहे हो, वो दूसरा डिजीज जो पहले से था उसको बढ़ाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लोकल एंटीकोआगुलेंट लेने वाला, मेडिसिन लेने वाला पेशेंट के केस में हम ये रूट नहीं प्रेफर कर सकते। ये एक एक लाइन जो है ये एक एक क्वेश्चन है। ठीक है। एक एक लाइन है, इस एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस रूट में पेशेंट का अगर ये दिक्कत है तो कौन सा रूट प्रेफर किया जा सकता है। पेशेंट का अगर वो प्रॉब्लम है, ड्रग अगर एक्वास है, एक्वास नहीं है, ऑयली प्रिपरेशन है, तो फिर हम कौन से रूट प्रेफर करेंगे, तो अब हम ये रूट प्रेफर करेंगे। ठीक है। और ये जो है मोर वास्कुलर रूट है। मोर वास्कुलर मतलब इसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फास्ट हो जाता है। डिपोट फॉर्मेशन होता है, थोड़ा थोड़ा निकलता है, लेकिन जो निकलता है उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है। ये बहुत वास्कुलर रूट है। ये सारे जो है इसके एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है कि इस ये जो मेथड ये सबसे पेनफुल है। पेनफुल का मतलब है ये जो मस्कुलर रूट पे तुम सभी लोग ये फील भी किए होगे, क्योंकि कोई ना कोई वैक्सीन तो लगाई होगी आज तक। तो वैक्सीन जो है मेनली इंट्रामस्कुलर पे दिया जाता है। तो क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, तुरंत पेन नहीं होता है। आज वैक्सीन लगाए तो क्या होगा, काल से बहुत उस जगह पे पेन होने लगता है। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल है, किसी दूसरे पेरेंटल रूट के कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा पेनफुल होता है इंट्रामस्कुलर। ठीक है।
नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस। अब सबक्यूटेनियस रूट में क्या होता है कि हमारा स्किन के अंदर जो लेयर है, चाहे कि पहला लेयर जो है एपिडर्मिस है, उसके बाद डर्मिस है, उसके बाद हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटेनियस है। तो ये जितने भी सारे लेयर है हमारा स्किन का, इसमें जो ये जो सबक्यूटेनियस जो लेयर है ना, ये जो सबक्यूटेनियस लेयर है, तो सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर क्या होता है, ये जो सबक्यूटेनियस लेयर है, जब सबक्यूटेनियस लेयर पे हम कोई भी ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है, तब उसको हम की सबक्यूटेनियस मेथड पे कोई भी ड्रग को उसी लेयर में, स्किन का सबक्यूटेनियस लेयर में इंजेक्ट किया जाता है। अब इस रूट में जब किसी ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है, तब जो एंगल रहता है वो 45 डिग्री रहता है। 45 डिग्री एंगल पे कोई भी ड्रग को इस रूट में इंजेक्ट किया जाता है। ये देखो इधर लिखा है क्या कि 45 डिग्री, 45 डिग्री में किसी ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है इंसुलिन। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि इंसुलिन को कौन से रूट में दिया जाता है, कि इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियस जो रूट है, सबक्यूटेनियस रूट में जो है इंसुलिन को दिया जाता है। ठीक है, जो सबक्यूटेनियस रूट है उस रूट में हम क्या करता है कि इंसुलिन को दिया जाता है। और इस रूट का और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक है ये लेस भास्कुलर है एज कम्पेयर टू मस्कुलर। जो मस्कुलर में बताया था कि मोर भास्कुलर है, तुरंत एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस रूट में उतना तुरंत एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इंट्रामस्कुलर के कंपैरिजन में स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन इसमें वो जो डिपोट फॉर्मेशन वाला कहानी है ना, ये और भी अच्छा तरीके से होता है मस्कुलर के कंपैरिजन में। और इसमें क्या होता है, सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल होता है सबक्यूटेनियस में, क्योंकि इसमें 45 डिग्री एंगल है ना, तो ज्यादा डीप पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ता है नीडल का, इसीलिए सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल होता है। इसीलिए तुम देखे होगा जो इंसुलिन लेता है वो खुद ही ले सकता है। अपने जो पर्सन इंसुलिन लेता है डायबिटीज के रीजन पे, तो क्या होता है खुद ही इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें डीप पेनिट्रेशन का जरूरत नहीं है। और ये जो रूट है, और जो सबक्यूटेनियस के अंदर ये जो थ्री टाइप्स होता है, एक है डर्मोजेट, दूसरा है पैलेट इम्प्लांटेशन और तीसरा है सियलिस्टिक। अब ये डर्मोजेट क्या होता है, कि डर्मोजेट क्या होता है, ये तीनों ही पेरेंटरल के अंदर आती है। ठीक है, इसमें डर्मोजेट पे क्या होता है, डर्मोजेट में नीडल का जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है, एक गान लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब सिरिंज होता है, लेकिन उसके क्या वो नीडल नहीं होता है। वो सिरिंज के जैसा दिखने वाला एक गान लाइक इम्प्लीमेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है ड्रग को सोल्यूशन फॉर्म में लिया जाता है। और उसमें क्या होता है, एक माइक्रो ओरिफिन, जैसे क्या है बंदूक से क्या हो जाए बुलेट निकलता है ना तुरंत, तो वही गान लाइक एक सिरिंज जैसा इम्प्लीमेंट लिया जाता है, जिसके अंदर ड्रग को सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है, जिसके अंदर। और उसका जो निकलने वाला जो मुख होता है ना, वो एकदम छोटा होता है, एकदम उसका जो ओरिफिस होता है एकदम माइक्रोन साइज में होता है। और उसको प्रेस करने में वो जो ड्रग का सॉल्यूशन है वो एकदम हाई वेलोसिटी में निकलता है, और डायरेक्ट चला जाता है कहाँ पे, जो स्किन का सबक्यूटेनियस लेयर है, मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस को छेद करके एकदम डायरेक्ट सबक्यूटेनियस लेयर पे वो जो ड्रग का सॉल्यूशन है वो चला जाता है। ठीक है, ये देखो ये जो फोटो इधर दिया है, इस फोटो देखने में समझ में आएगा। ये देखो ये जो फोटो है ये उसका है। इसमें क्या होता है, ये जो गान लाइक इम्प्लीमेंट है, इसका जो ऑरिफिस है बहुत छोटा है। ये ऊपर से प्रेस करेगा सिरिंज जैसा, इसमें कोई नीडल नहीं है, ऊपर से प्रेस करेगा और डायरेक्ट जो ड्रग का सॉल्यूशन है वो एकदम चला जाएगा सबक्यूटेनियस रूट पे। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्या होता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है, इसको हम क्या डायमोजेट कहते हैं। दूसरा है पैलेट इम्प्लांटेशन। पैलेट इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो ड्रग होता है उसको हम पेलेट के अंदर, सॉलिड पेलेट के अंदर भर दिया जाता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो। ड्रग को क्या करता है, पेलेट के अंदर भर दिया जाता है, फिर उस पेलेट को हम क्या करता है, ट्रॉकर और कैनुला के थ्रू जो हमारा सबक्यूटेनियस लेयर है उसके अंदर क्या करा जाता है, इम्प्लांटेशन किया जाता है। जो पैलेट होता है, पैलेट के अंदर ड्रग रहता है, फिर उस पैलेट को हम ट्रॉकर और कैनुला, देखो ट्रॉकर और कैनुला जो है वो ये है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये है, व्हाइट कलर का जो है। तो इसके थ्रू हम क्या करता है, उस ड्रग को उसी सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर घुसा देता है। और उसके थ्रू क्या होता है, उस पैलेट के थ्रू जो ड्रग रहता है वो ड्रग का धीरे धीरे उधर से रिलीज होता है, सस्टेन्ड ऑर्डर में ड्रग का रिलीज होता है। ठीक है, और कौन सी ड्रग जो है इसमें दिया जाता है, एक है टेस्टोस्टेरोन है, और ये जो डीओसी है ये क्या है, ये कॉर्टिकोस्टेरोन है, डीऑक्सी, ये डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन एसीटेट। तो ये जो टू टाइप का ड्रग है, जो डोका और टेस्टोस्टेरोन, ये इसको हम क्या प्लेलेट इम्प्लांटेशन के रूट में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, अब तुम बोलोगे इस ड्रग को इस रूट में क्यों दिया रहा है, दिया इसलिए जा रहा है क्योंकि इस ड्रग को हम तुरंत एक्शन नहीं चाहिए,
इस ड्रग के केस में हमको सस्टेन्ड एक्शन चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइम तक थोड़ा थोड़ा करके ड्रग का एक्शन आएगा। तुम पढ़ोगे कि सस्टेन्ड रिलीज क्या होता है, कंट्रोल रिलीज क्या होता है, ये सब पढ़ाया जाएगा कि सस्टेन्ड रिलीज के केस में ड्रग का एक्शन जो है थोड़ा थोड़ा करके आता है। मतलब पहले मान लो कि पहले 1 आवर में ड्रग का 20 mg रिलीज हुआ, फिर दूसरे 1 आवर में फिर 15 mg रिलीज हुआ, फिर 30 mg रिलीज हुआ, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके रिलीज होगा। पूरा 100 mg का अगर ड्रग है तो पूरा साथ में रिलीज नहीं होगा, सस्टेन्ड में रिलीज होगा। और जो सियालिस्टिक है, और एक मेथड होता है जो कंट्रोल, जो सियालिस्टिक जो है ये कंट्रोल रिलीज फॉलो करता है। कंट्रोल रिलीज का मतलब होता है वो हर एक आवर में, जैसे मैंने बोला 1 आवर 2 आवर, तो हर एक आवर में क्या होता है सेम अमाउंट का ड्रग रिलीज करेगा, कि हर 1 आवर में वो 20 mg ही रिलीज करेगा। ये होता है कंट्रोल। कंट्रोल और सस्टेन में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन दोनों का ही टारगेट वही रहता है कि लॉन्ग टाइम तक जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाने के लिए। जो सस्टेन होता है वो फास्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, जो जीरो होता है वो जो कंट्रोल रिलीज होता है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक जो होता है वो फॉलो करता है। तुम जो रिएक्शन काइनेटिक्स है उसके अंदर ये सारे चीज पढ़ाया जाएगा कि फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है। सियालिस्टिक क्या होता है, सियालिस्टिक के केस में क्या होता है कि ड्रग को एक ट्यूब के अंदर पैक किया जाता है, ट्यूब और या फिर कैप्सूल के अंदर ड्रग को पैक करके क्या कहा जाती है उसको, वही स्किन के अंदर जो सबक्यूटेनियस लेयर है उसके अंदर इम्प्लांट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं सियालिस्टिक मेथड। और वो अगर बायोडिग्रेडेबल, हम उसके लिए वो जो ट्यूब अगर बायोडिग्रेडेबल है फिर उसको दोबारा निकालने का जरूरत नहीं है, और अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है फिर उसको बाद में निकालना पड़ेगा उधर से। ठीक है, नहीं तो बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा वो किस चीज से बनी है, वो फॉर्मूला वो जो ट्यूब है वो किससे बनाया गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो डिफरेंट टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन है उसको हम इस रूट्स पे दिया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन के केस में हमको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए था, 1 साल 2 साल के लिए चाहिए था, इसलिए उसके केस में हम ये रूट फॉलो करता है। ठीक है, ये हो गया पूरा पेरेंटल रूट। अब नहीं, ये बचा है, अब है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल के अंदर क्या होती है कि हम जो डर्मिस लेयर होता है स्किन का उसमें ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। ये 10 to 15 डिग्री एंगल पे दिया जाता है। और कौन कौन सी ड्रग इसमें यूज होता है, जैसे पेनिसिलिन है, कोई भी स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो दिया जाता है, एंटी टिटेनस का जो सीरम होता है। तो ये सारे चीज पेनिसिलिन, एंटी टिटेनस सीरम, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ये सारे याद रखना होगा, ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेगा। और इसको क्या 10 to 15 डिग्री एंगल पे दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है, डर्मिस लेयर पे दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं इंटरडर्मल। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंटर आर्टेरियल। देखो यही वो 3 मेथड है जो लोकल एक्शन प्रोवाइड करता है। इंटर आर्टेरियल इसका मतलब होता है आर्टरी में इंजेक्शन देना। इंट्रावेनस हम पढ़ चुके हैं जो वेन में देता है, लेकिन आर्टरी में अगर कोई इंजेक्शन दोगे तो क्या होगा, आर्टरी का ब्लड कभी वापस हार्ट में नहीं जाता है, वेन का ब्लड जाता है। आर्टरी का ब्लड वापस हार्ट में नहीं जाता है, आर्टरी का ब्लड आर्टरी में रहता है ना। आर्टरी हार्ट के थ्रू ब्लड जब आती है वो आर्टरी के थ्रू आता है। तुम अगर आर्टरी में दोगे तो क्या होगा, वो आर्टरी जहाँ पे तुम इंजेक्ट कर रहे हो उससे लेकर जितना तक है वो आर्टरी, उसी के बीच में वो ड्रग रहेगा, मतलब उसी पोर्शन में उस ड्रग का एक्शन आएगा। आर्टरी में अगर तुम इंजेक्शन दोगे तो उसी पोर्शन में एक्शन आएगा, जिस पोर्शन पे तुम नीडल को इंजेक्ट कर रहे हो उस पोर्शन के लेकर जितना तक वो आर्टरी है उसी के बीच में उसका एक्शन आएगा। लोकल एक्शन आएगा, उतना ही एक्शन आएगा, पूरा बॉडी पे नहीं आएगा, क्योंकि वो ड्रग जो है वो हार्ट के थ्रू पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ये कब यूज किया जाता है, कैंसर के केस में। कैंसर के केस में क्या है, हमको एक स्पेसिफिक पोर्शन में एक्शन चाहिए कैंसर सेल को मारने के लिए, पूरा बॉडी में नहीं चाहिए। पूरा बॉडी में जाएगा तो पूरा बॉडी का सब सेल खत्म कर देगा, वो नहीं चाहिए, सिर्फ कैंसर सेल को मारना है। तो इसीलिए हमको उसी लोकल एक्शन चाहिए जहाँ पे कैंसर सेल है, तो इसीलिए हम ये रूट फॉलो करता है इंट्रा आर्टेरियल। ठीक है, और है इंट्राथेकल। इंट्राथेकल मतलब है जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में जब इंजेक्शन दिया जाता है उसको हम इंट्राथेकल बोलते हैं। और क्या है लोकल, ये एनास्थेटिक के लिए यूज होता है। स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लोगे तो लोकल एनास्थेटिक, किसी भी सर्जरी वगैरह का जरूरत पड़ता है तब ये लोकल एनास्थेटिक दिया जाता है। ठीक है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट टाइप का जो बोन होता है उसमें L2 जो होता है ना, लेम्बर सर्विकल थोरासिक लेम्बर करके रहता है, तो लेम्बर के L2 और L3 के बीच में मेनली दिया जाता है वो इंट्राथेकल जो है स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है। और एक रहता है जो इंट्रा इंटर आर्टिकुलर है। हाँ, इंटर आर्टिकुलर का मतलब है जॉइंट में। जॉइंट का मतलब है जहाँ पे जो बोन होता है ना हमारा, दो बोन, जब टू बोन ज्वाइंट होता है उसमें क्या रहता है, उसमें एक फ्लूइड रहता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो जब किसी भी ड्रग उस साइनोवियल फ्लूइड में मतलब जॉइंट में इंजेक्ट किया जाएगा तब उसको हम बोलेंगे इंटर आर्टिकुलर। तो जॉइंट में क्या होता है, ये कब यूज करना पड़ता है, खास करके जो अर्थराइटिस का पेशेंट होता है। अर्थराइटिस के पेशेंट में क्या होता है, उसका जॉइंट पेन होने लगता है ना, कि इसीलिए उनको अब सिर्फ जॉइंट में ही पेन होता है, ऐसा नहीं कि पूरा बॉडी में पेन हो रहा है। तो हमको उसी पे एक्शन चाहिए, जॉइंट पे एक्शन चाहिए, इसीलिए क्या होता है कि उस जॉइंट में इंजेक्ट किया जाता है जो अर्थराइटिस के लिए यूज होने वाला मेडिसिन है, जो मेनली तुम्हारा
कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह होता है उसको हम देते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी एसिड क्लास की कुछ ड्रग है, कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है, जब हम जॉइंट में दिया जाता है इंजेक्शन तब हम उसको बोलते हैं इंट्राआर्टिकुलर। अब आता है ट्रॉपिकल रूट। ट्रॉपिकल रूट के अंदर कौन कौन सा आता है? देखो ट्रॉपिकल रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा नहीं आता है, जो मेन था वो मैंने बोल दिया, एंट्रल और पेरेंट्रल। अब देखो टॉपिकल, टॉपिकल में क्या होता है कि ड्रग हम लेने के बाद उसको हम कहाँ पे डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई करता है, स्किन के सरफेस ऑफ द स्किन में अप्लाई किया जाता है। जैसे और डिफरेंट टाइप का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उस म्यूकस मेम्ब्रेन में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आई में कोई हम लगा, आई पे क्या लगाता है, वो जो कोई भी ऐसे क्रीम है लगाता है, नोज पे ले रहा है या फिर एयर्स पे लगा रहा है, लंग्स पे या फिर वेजाइना पे, यूरेथ्रा और कोलोन रीजन पे, ये डिफरेंट रीजन में हम जो डिफरेंट टाइप का जो क्रीम होता है, जो लोशन होता है, जो यूज करता है, जिसमें क्या आती है हमारा लोकल एक्शन आती है। जैसे ये फोटो में देखो, ये फोटो में हर एक रूट को डिफाइन किया गया है। जैसे देखो इसमें आई के दिया है, कॉन्वेनियंट एंड एफिशिएंट। आई के केस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का आई का लोशन आती है, क्रीम आती है। उसके बाद ये तुम्हारा क्या ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है। ट्रॉपिकल रूट में सबसे ज्यादा जो यूजफुल होने वाला है वो यही है कि ये जो है ट्रांसडर्मल पैचेस, ट्रांसडर्मल पैचेस ये देखो, ट्रांसडर्मल पैचेस ये मैंने उधर एक बार बताया था क्यूटेनियस रूट में, कि क्यूटेनियस रूट में एक ही चीज यूज होता है, वो है ट्रांसडर्मल पैचेस। ट्रांसडर्मल पैचेस क्या होता है, ये देखो, ये जो चीज, ये जो है ना, ये है ट्रांसडर्मल पैचेस। एक पैचेस होता है, उसको हम क्या करता है, स्किन के किसी सरफेस पे जहाँ पे हमको जरूरत है, तो उसी पे क्या कर देता है, उसको पैचेस को लगा देता है। तो उसके अंदर क्या होता है, उस पैचेस के अंदर ऑलरेडी ड्रग क्या होता है, रहता है। जब हम उस पैचेस को लगाता है तो क्या होता है, उधर से ड्रग धीरे धीरे रिलीज होता है, और उसके पैचेस के अंदर ना थोड़ा थोड़ा नीडल टाइप का चीज रहता है। तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट घुस जाते हैं हमारा जो वही क्यूटेनियस लेयर है, वो क्यूटेनियस लेयर तक चला जाता है, जो सबक्यूटेनियस लेयर है, या फिर जिसको हम क्या हाइपोडर्मिस बोलता है, या फिर सबक्यूटेनियस जो स्किन का लेयर होता है। पहला लेयर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस पर सबक्यूटेनियस, फिर एडिपोज टिश्यू, तो वहीं पे। तो वो जो सबक्यूटेनियस लेयर तक चला जाता है, उस पैचेस के अंदर छोटा छोटा नीडल रहता है जो सबक्यूटेनियस लेयर तक चला जाता है और उधर से ड्रग को रिलीज करता है। और इसमें क्या होता है, सिस्टेमिक एक्शन आता है। ट्रांसडर्मल पैचेस में सिस्टेमिक एक्शन आता है, इधर से किसी भी तरीके से फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं रहता है ड्रग का। तो ये जो मेथड है बहुत ही यूजफुल मेथड है। ट्रांसडर्मल तो ट्रॉपिकल में हम क्रीम लोशन ये सारे वगैरह यूज कर सकते हैं, हम आई में भी यूज कर सकते हैं, जैसे थ्रोट में भी यूज कर सकता है, जो थ्रोट पेंट होता है, हम माउथ वॉश जो यूज करता है वो भी लोकल एक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये सारे चीज क्या होता है, लोकल एक्शन प्रोवाइड करता है। और ट्रांसडर्मल पैचेस जो है ये लोकल एक्शन या फिर ट्रॉपिकल रूट का सबसे बड़े एग्जांपल है, और आज के डेट में सबसे ज्यादा यूजफुल और एडवांटेजियस मेथड जो है और टॉपिकल रूट का, वो यही है ट्रांसडर्मल पैचेस। तो कोई भी जो पोटेंट ड्रग है उसको मेनली यूज किया जाता है पैचेस के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि पोटेंट ड्रग नहीं है तो पैचेस के फॉर्म। पोटेंट का मतलब क्या रहता है कि कोई भी ड्रग का कितना जल्दी एक्शन आ रहा है। अगर पोटेंट नहीं है तो पैचेस के फॉर्म यूज करने का फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि पैचेस के फॉर्म यूज कर रहे हो, पोटेंट नहीं है तो फिर एक्शन आने में बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए पोटेंट ड्रग को मेनली यूज किया जाता है पैचेस के फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा जितने भी सारे रूट थे, जितने भी सारे ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने का रूट था, पूरा मैंने बता दिया। पूरा कंक्लूड कर दिया कि तीनों रूट है, इंटरल, पेरेंटरल और टॉपिकल। इंटरल के अंदर 7 रूट आता है, पेरेंटरल के अंदर बहुत सारे रूट आता है, 7 रूट ही आता है, और ट्रॉपिकल के अंदर, ठीक है। आई होप तुम सब लोग को समझ में आया है कि ये पूरा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा फार्मेसी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे तुम कोई भी एग्जाम दे दो फार्मेसी फील्ड का, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। थैंक यू एवरीवन, ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए। नेक्स्ट बार हम जनरल फार्माकोलॉजी का जो और भी टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो ले आएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।